टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज़ इकरा बाज़ी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हार्मोन जो है वो ह्यूमन साइकी को इफ़ेक्ट करते हैं। हार्मोन्स का क्या इम्पेक्ट होता है हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस पे, या हमारे इमोशंस पे, या हमारे स्ट्रेस लेवल पे, या हमारी ओवरऑल लाइफ के ऊपर। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि फिर हम कैसे जो है वो इन हार्मोन्स को रेगुलेट करके जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हर एक चीज़ को। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे मूड को भी, हमारे स्ट्रेस लेवल को, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, इवन हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर हम अंडरस्टैंड कर लेना कि कैसे हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी को, तो हम उसी तरह से जो है वो स्ट्रेटजीज़ भी डेवलप कर सकते हैं कि हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं, और कैसे जो है वो एक बेटर वे में जो है वो अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हार्मोन्स जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं साइकोलॉजी को। ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है मूड रेगुलेशन, जिसको हार्मोन मूड में जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और कौन कौन से हार्मोन्स हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है सेरोटोनिन एंड डोपामीन। अगर हम इन हार्मोन्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो है मूड रेगुलेशन में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सेरोटोनिन को बेसिकली एसोसिएट किया जाता है विद द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन, जबकि डोपामीन को लिंक्ड किया जाता है अक्सर प्लेयर एंड रिवॉर्ड के साथ। उसके बाद अगर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो जब इनमें फ्लक्चुएशन आती है इन हार्मोन्स में, तो पर्टिकुलरली इन वुमेन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी या मेनोपॉज की अगर हम बात कर लें, तो ये सिग्निफिकेंटली उनके मूड को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर लो लेवल होता है एस्ट्रोजन का तो इसको जो है वो लिंक किया जाता है मूड स्विंग्स के साथ और डिप्रेशन के साथ। उसके बाद अगर हम टेस्टोस्टेरॉन की बात करते हैं तो ये हार्मोन जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं मूड को इन बोथ मेन एंड वुमेन। अगर लो लेवल होता है टेस्टोस्टेरोन का तो इसको एसोसिएट किया जाता है विद द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और इवन फटीग। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आ रही है वो है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में सबसे पहला हार्मोन जो है वो है कॉर्टिसोल। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल जो है वो रिलीज़ होता है बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड से। जब भी हम जो है वो अपने इन्वायरमेंट में जो है वो स्ट्रेस फेस करते हैं तो हम जो ये हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर। ये हेल्पफुल होता है अगर शॉर्ट टर्म कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन है, जैसे कोई भी छोटा मोटा स्ट्रेस आ गया ज़िंदगी में, तो ये हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, मतलब काफ़ी लंबे अरसे तक रहे, तो फिर ये जो हाई लेवल हो जाता है कॉर्टिसोल का, इसको ये जो है वो लीड कर सकता है हमारी एनजाइटी को, डिप्रेशन को और इवन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को भी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एड्रेनालाइन की, एपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालाइन की, नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये बेसिकली फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का पार्ट होते हैं, और ये जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी एक्साइटमेंट की फीलिंग को और हमारी एंजाइटी की फीलिंग्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है सेक्सुअल बिहेवियर एंड अट्रैक्शन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हार्मोन जो हमारे पास आता है वो है ऑक्सीटोसिन। बेसिकली इसको जो है लव हार्मोन भी कहा जाता है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है ड्यूरिंग फिजिकल टच, सेक्सुअल एक्टिविटी और चाइल्ड बर्थ में भी। और बेसिकली ये प्रमोट करता है बॉन्डिंग को, ट्रस्ट को और सोशल कनेक्शंस को। उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली सेक्सुअल डिज़ायर को और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाई लेवल होगा टेस्टोस्टेरोन का तो इसको एसोसिएट किया जाता है विद इंक्रीज लिबिडो, जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसके साथ। और जब एस्ट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इफ़ेक्ट करता है कि कैसी एक इंडिविजुअल के अंदर सेक्सुअल रिसेप्टिविटी है या अट्रैक्टिवनेस है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो है कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव फंक्शंस में जो पहली चीज़ है वो है थायराइड हार्मोन्स। इसेंशियल है वो होता है ये तब फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट भी थायराइड हार्मोन्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस अगर थायराइड में जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है तो कॉग्निटिव डेफिसिट्स हो सकते हैं, जैसे मेमोरी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या एक इंडिविजुअल को कंसंट्रेट करने में जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकती है। उसके बाद दूसरा हार्मोन जो है वो है इंसुलिन। अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इसको बेसिकली ये फेमस तो इसलिए है, ज़्यादा इसको इसलिए जाना जाता है कि ये रेगुलेट करता है शुगर, ब्लड शुगर लेवल को। लेकिन
इंसुलिन जो है वो हमारे ब्रेन फंक्शन को भी इफ़ेक्ट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है इसको लिंक किया जाता है कॉग्निटिव डिक्लाइन के साथ। और अगर इंक्रीज़ हो जाए इंसुलिन तो फिर इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि फिर उस सिचुएशन में जो है वो रिस्क अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। अगर हम बात करते हैं प्रीनेटल हार्मोन्स की, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो उसका एक्सपोज़र होता है, हार्मोनल एक्सपोज़र कह लें, वो इन्फ्लुएंस करता है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को भी, उसके फ्यूचर के बिहेवियर को भी। और अगर एबनॉर्मल लेवल हो जाता है प्रीनेटल टेस्टोस्टेरोन का, तो इसको लिंक किया जाता है ऑटिज़म की कंडीशन के साथ, या फिर बच्चे को एडीएचडी हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, तो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की में, तो फिर ये लीड करती है डेवलपमेंटल डिलेज़ को, कि बच्चे में जो है वो डेवलपमेंटल डिलेज़ आएँगे या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है। उसके बाद अगर हम अब ये देखें कि ठीक है, हमें पता चल गया कि कैसे जो है वो हार्मोन इन्फ्लुएंस करते हैं और उसका क्या-क्या इफ़ेक्ट है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम जो है वो इन हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है बैलेंस डाइट के न्यूट्रिएंट्स का ख़्याल रखें। आप इंश्योर करें कि आप जो है आपकी जो डाइट है उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, या आप वो वाली फूड लें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, जैसे फ़िश है या फ्लैक्स सीड्स हैं, जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ को और आपके हार्मोन बैलेंस को सपोर्ट करें। उसके बाद शुगर इनटेक की मैं बात ज़रूर करूँगी कि अब जो है वो शुगर इनटेक को रिड्यूस करें। ये चीज़ भी आपके इंसुलिन को रेगुलेट करेगी, और जैसे मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की तो उसको ये प्रिवेंट करेगी, ठीक है? और मैंने बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उस वो जो है लिंक्ड होती है विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, ठीक है? अगर ये होगी तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करें। शुगर इनटेक को कंट्रोल करना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें रेगुलर एक्सरसाइज की, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जितनी भी है ना, या आपको हेल्प करती हैं कि आप जो है वो अपने हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल है या एड्रेनालाइन है, ठीक है? इसको रेगुलेट करता है, और स्ट्रेस के लेवल को जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक है? और ये बूस्ट करते हैं जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है, ये आपकी जो है वो एंडोर्फिन्स या डोपामाइन हार्मोन जो होता है इसको बूस्ट करता है, और आपके मूड को एनहांस करता है, और वेलबींग को भी। उसके बाद अगर एडिक्वेट स्लीप की बात करते हैं, तो स्लीप क्वालिटी जो होती है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फॉर हार्मोन रेगुलेशन। अगर आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब है, तो ये आपके कॉर्टिसोल के लेवल को डिस्टर्ब कर सकती है, जो कि आपके ओवरऑल भी सिर्फ कॉर्टिसोल को नहीं बल्कि ओवरऑल भी हार्मोनल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जैसे कि मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, ये हेल्प कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस, और आपके जो कॉर्टिसोल का लेवल है उसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, तो जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपके मूड को इम्प्रूव करती है, आपकी एनजाइटी को रिड्यूस करती है, और आपके स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करती है। उसके बाद अगर हम मेडिकल इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो बेसिकली जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, अक्सर आपने सुना होगा, वो बेसिकली उन इंडिविजुअल्स के लिए होती है जो कि बहुत ज़्यादा जिनमें हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो सच एज़ ड्यूरिंग मेनोपॉज़, या फिर किसी को अगर सीवियर थायराइड डिसफंक्शन है, तो फिर उनके लिए जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो हेल्पफुल होती है, और उनको अक्सर जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो रेकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर मेडिकेशन की बात करें, तो कुछ केसेस में जो है मेडिसिन्स भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, हार्मोन जो स्पेसिफिक हार्मोन रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है? जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, अगर सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो गया तो उसको दी जा सकती हैं। थायराइड मेडिकेशंस हैं कि अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको दी जा सकती हैं, ठीक है? उसके बाद हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड सोशल कनेक्शंस, आई मस्ट से कि सोशल इंटरेक्शंस जो हैं, या आप जो है जो आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं उनको बिल्ड करना और उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपके जो ऑक्सीटोसिन का लेवल होता है, जो कि लव हार्मोन जिसको मैंने अभी आपको बताया था, उसके लेवल को भी इंक्रीज़ करता है, और आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ ट्रस्ट है, आप बॉन्डिंग की फीलिंग है, ओवरऑल जितनी भी आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग है ना, उसको ये इफ़ेक्ट करती है, उसको इन्हेंस कर सकती है। सो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।